मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ हैं। सर, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए आपको? नहीं, दोनों हाथ में लड्डू नहीं चाहिए। लड्डू अगर आप देना चाहते हैं दोनों हाथ में तो दे दीजिए लड्डू, हम खाने के लिए लड्डू तैयार हैं। अब रह गई बात यूसीसी की, तो देखिए यूसीसी हमें मंजूर नहीं है। दरअसल सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स और सिखों को और मुसलमानों को होगा। तो चूंकि इसमें जो मजहबी रसूमात हैं, शादी ब्याह है, निकाह है और बहुत सारे मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, तो उस पर हर्फ आएगा। तो इस वजह से यूसीसी हमें मंजूर नहीं है और हम नहीं चाहते हैं यूसीसी। संविधान है हमारा, संविधान के तहत जो है तमाम चीजें चल रही, चलती रहना चाहिए। संविधान को मानते हैं ना रिजवी साहब? रिजवी साहब संविधान को मानते हैं ना? अमल भी करते हैं जी। उसी संविधान में यूसीसी का जिक्र है, अनुच्छेद 44। हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा है उसमें। संविधान में मेरे पास में संविधान रखा हुआ, तो बस संविधान के इस एक अनुच्छेद को नहीं मानेंगे? नहीं, सब तमाम चीजों को मानते हैं। संविधान में जो इबारत लिखी है उस इबारत में ये लिखा है कि राय आम्मा को हमवार किया जाएगा, सबसे सलाह मशवरा किया जाएगा और जब सबकी सहमति होगी तब होगा। यहाँ पर तो उत्तराखंड में तो एक तरफा लागू कर दिया गया, वहां सहमति देने में आपको दिक्कत है? शामिल ही नहीं किया गया। सर, आपको सहमति देने में दिक्कत है? नहीं, हमें मंजूर नहीं है यूसीसी। क्यों नहीं मंजूर है? का लिहाज पास नहीं, क्यों नहीं मंजूर है? क्यों नहीं मंजूर है बताइए? शरीयत का कोई लिहाज पास नहीं किया जाता है। मुसलमानों के मजहबी रसूमात पर हर्फ आएगा, कदगन लगेगा और दिक्कतें, जिंदगी गुजारने में दिक्कत होगी। ठीक, शिवम। साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि 1000 बर्ग गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। यूसीसी, समान नागरिक संहिता, इस देश का भविष्य है, इस देश का पास्ट है, जो होना चाहिए था। संविधान इस बात को कहता है आर्टिकल 44 में कि इस देश में समान नागरिक संहिता आना चाहिए, होना चाहिए। इस देश में सभी नागरिक समान हैं, उनके अधिकार समान होने चाहिए और वो आकर रहेगा। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, 2024 में जब हमने चुनाव लड़ा और हमारी सीटें जरा कम रह गई तो हमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी बहुत कमजोर हो गए हैं, 2 बैसाखियों पर सरकार है। आज देख लीजिए उसी सरकार का क्या है, किस तरीके से चल रही है। मेहुल चोकसी अरेस्ट हो गए हैं, तहव्वुर राणा 26/11 का आतंकवादी जेल आ गया है, वक्फ पर कानून बन चुका है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में हम चुनाव जीत चुके हैं। तो जो काम होने वाला है वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अब तो अगर समान नागरिक संहिता की बात है तो जाहिर है कंसल्टेशन का जो प्रोसेस उन्होंने बताया। त्यागी, आप धमका रहे हैं? नहीं, बता रहे हैं। धमकाना कैसे हो सकता है भाई? इन्होंने कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, चर्चा हुई ना। अभी वक्फ बिल पर जो है सबसे लंबी चर्चा हुई, 22 घंटे की चर्चा हुई, लगातार बात हुई, उसके बाद कानून आया। अभी भी कहते हैं कि हम नहीं देश के एक कौम को समान नागरिक संहिता, देश के एक कौम को अगर ये बिल पसंद नहीं है, उनको लगता है कि इससे उनकी धार्मिक आजादी छिन जाएगी, तो क्यों आपकी सरकार लाना चाहती है? देश की एक कौम को पसंद क्यों नहीं है? जब आपने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा इसमें दलितों के मसाइल बीच में आएंगे, इसमें आदिवासियों के मसाइल बीच में आएंगे, इसमें सिखों के मसाइल बीच में आएंगे। अरे जिनके मसाइल बीच में आएंगे वो देख लेंगे, वो चर्चा हो जाएगी, उस पर चर्चा का विषय। साथ में ये भी कह रहे हैं कि बराबर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा होगी ही, लेकिन पहले ही बिना चर्चा के, बिना बात के, बिना किसी चीज के ये कह देना कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, मतलब ये तो कल किसी भी चीज को कहा जाएगा कि नहीं मानेंगे। ये कोई जो एडमेंट बन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, इस बात का कोई सेंस नहीं है। मैं मानता हूं तार्किक स्तर पर अगर कोई बात हो कि भाई हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, हमें ये परेशानी है। सीए से भी परेशानी थी, किसकी नागरिकता गई भाई? अब एक चीज बताइए, अगर ये लोग उस बात को कहते रहते और भारतीय सरकार उस चीज पर पीछे हट जाती, तो जिन लोगों को नागरिकता मिली है उनको नहीं मिलती, लेकिन उसका कोई आधार नहीं था, झूठा एजेंडा खड़ा किया, वो बर्स्ट हो गया। आज सालों बीत गए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरीके से यही स्थिति यूसीसी पर बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, देश में, हिंदुस्तान में एक ही कौम को इससे दिक्कत होगी और बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जी जी, ये दिक्कत वाला कानून है या सहूलियत वाला कानून है? विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक वकील होने के नाते भी और एक मुस्लिम महिला होने के नाते भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम कौम को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो पुरुष बैठे हैं ना, जो ये टीवी पे दिख रहे हैं, माशाल्लाह सफेद कुर्ता पहन के, काली टोपी लगाकर, माशाल्लाह दाढ़ी है,
दिखने में ये मुस्लिम कौम के रहनुमा अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान बच्ची के यही लोग हैं। इनका दोहरा चरित्र हमें बहुत सारे विषयों में मोहतरमा, अरे मैंने आपने देखा एवरीडे नहीं, अभी दिखता है। संशोधन बिल का मैंने समर्थन किया विद्यानाथ था। जी, इनकी आवाज CA कम का कराइए, मैंने एक एक करके शाहबुद्दीन रिजवी साहब प्लीज एक एक करके उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप मैं बोलिएगा। ऐसे बात नहीं करूंगी। आपके डबल स्टैंडर्ड्स बता रही हूँ सर, सिर्फ फालतू लफाजी नहीं करती हूँ। आपको एक तरफ संविधान चाहिए, लेकिन संविधान का ही आर्टिकल 44 जो कॉमन सिविल कोड की बात करता है वो आपको नहीं चाहिए। आपको शरिया लॉ चाहिए, लेकिन सिविल मैटर्स में शादी ब्याह में चाहिए, क्रिमिनल लॉ में नहीं चाहिए जहां पे चोरी करने में आपके हाथ काट दिए जाएंगे। आपको आर्थिक और सामाजिक न्याय चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान पुरुषों के लिए चाहिए। आर्थिक और सामाजिक न्याय आपको मुसलमान बच्चियों के लिए नहीं चाहिए। आपको इस्लाम के हिसाब से 4 शादियां चाहिए, लेकिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चियों को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, उनको मैं फेमिनिस्ट मानती हूँ। कहते थे जिस घर में बेटी पैदा हुई है अल्लाह ने सलाम भेजा है। उनके हिसाब से अपनी कौम की बच्चियों को ट्रीट नहीं करना है आपको। इस्लाम आपको सिर्फ 4 शादियां करना सिखाता है। ये आपका दोहरा चरित्र है जनाब। सुबोई खान, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और इस्लाम को फॉलो भी करती हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं और उसी धर्म से भी आती हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इससे मुसलमानों को क्या दिक्कत हो जाएगी? विद्यानाथ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। प्लीज मेरे बीच में कोई ना बोले, मेरा गला भी ठीक नहीं है और ये प्रॉपर लीगल पॉइंट्स हैं, ये चिल्लम चिल्ली वाले पॉइंट्स नहीं है। इससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। इससे मुस्लिम बच्चियों को सुरक्षा मिलने वाली है। इनसे उनको भारत के कानून का वो प्रोटेक्शन मिलेगा जो भारत की हिंदू बेटियों को मिलता है। आप बताइए, अगर आईपीसी के हिसाब से पॉलीगेमी या बाइगेमी या बहुविवाह पनिशेबल ऑफेंस है और हिंदू पुरुष नहीं कर सकता है, मेरे भाई जो है शिवम त्यागी नहीं कर सकते हैं, तो ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी 4 शादियां कैसे कर सकते हैं भारत के कानून के अंदर आते हुए? दूसरा उदाहरण, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो भारत की किसी भी बच्ची को मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक मुसलमान बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शरिया के हिसाब से कवर की जाती है। भारत का कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट या पॉक्सो एक्ट भारत की बच्चियों को प्रोटेक्ट करता है। किसी माइनर बच्ची के साथ सेक्सुअल ऑफेंस, ये लोग शरिया के नाम पे 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह के नाम रेप कर देते हैं और 3-3 मुस्लिम पुरुष यहाँ पर बैठकर बेशर्मी के साथ कॉमन सिविल लॉ का विरोध करते हैं। क्या ये पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं आते? मुमताज आलम रिजवी, क्या चाइल्ड मैरिज एक्ट इन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए? क्या आईपीसी इन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए? देखिए सुबोई खान साहिबा तो रेप, बलात्कार, इसके नीचे ये बात ही नहीं करती। इनको यही सब दिखाई देता है, लेकिन बिल्किस बानो इनको नजर नहीं आती। बिल्किस बानो नजर नहीं आती, बिल्किस बानो का स्वागत करने वाले नजर नहीं आती, ये उनके साथ खड़ी हो जाती। ये बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है और इंसाफ की बात करती है। लेकिन मैं इन पे बहस नहीं करूंगा, इनके बारे में सब जानते हैं, इनके बारे में सबको पता है। मैं तो अपनी बात कहूंगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 44 की बात हो रही है भाग 4 की, उसमें कहा गया है कि राजनीति, देखिए राजनीति और राजनीति दोनों में बड़ा फर्क है। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। सरकार जो है वो राजनीति लेके नहीं आना चाहती। सरकार जो है वो पहले एक बार आपने बोला, उनको बोलने दीजिए, फिर आप इस बात पे एक एक करके प्लीज, एक एक करके उनको सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुबोई साहिबा रुक जाइए, आप रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। बिल्किस बानो के बारे में कितना आप बोली, मणिपुर के बारे में कितना आप बोली, एक एक करके एक सुबोई आप जवाब देना चाहते हैं? रुक जाइए, एक बार मुमताज रिजवी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए मुमताज रिजवी। ओके। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राजनीति के निर्देशन सिद्धांत। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार राजनीति नहीं बनाना चाहती, सरकार राजनीति करना चाहती है। आधा नहीं मुमताज रिजवी, राजनीति पूरा बोलिए। क्यों? अनुच्छेद 44 के भाग 4 में क्या लिखा हुआ है पूरा बोलिए। ये आधा बोल के मत भाग जाइए, नहीं तो मैं पढ़ कर सुना दूंगा। कहा है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता ये लोग हैं करने का मुमताज आलम रिजवी,
ये डिफेंड करने के लिए बैठे दे हैं, दीजिए ये प्लीज। डिफेंड करने के लिए बैठे हैं और इनको देख के पढ़ना पड़ रहा है। अब सोचिए जरा। नहीं देख के नहीं, एक मिनट मैं इसलिए, अरे मैं देख के पढ़ूं तो समझ में आता है भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं। नहीं तो आप क्या समझते हैं भाजपा की तरह झूठ बोले हम? नहीं सच बोलिए, लोगों की तरह झूठ बोले क्या? भाजपा झूठ बोलती है क्या? भाजपा तो कह रही है लेके आएंगे उनके। शिवम त्यागी कह रहे हैं कि हम ये कानून लेकर आ रहे हैं। अब जवाब देना चाहती है सुबोई जल्दी से, एक सेकंड। नहीं कोर्ट लेकिन ये राजनीति लेके नहीं आना चाहते। मुमताज, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात हो गई। एक बार सुबोई जवाब देना चाहती है आपको जल्दी से, उसके बाद फैज खान के पास मुझे जाना है।